समझने के लिए इमरजेंसी को समझने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखनी होगी। जैसे हमने इमरजेंसी प्रोविज़न है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो इमरजेंसी प्रोविज़न थे, जैसे अगर इसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमें हिटलर के बारे में भी पता चलेगा कि सबसे पहले हिटलर ने इमरजेंसी प्रोविज़न को यूज़ किया था जब वो प्रेसिडेंट बना था। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक छोटी सी घटना हुई थी जर्मनी में कि इससे पहले जर्मनी के इतिहास में इमरजेंसी प्रोविज़न को कभी यूज़ नहीं हुआ था। तो हिटलर ने सोचा कि इसको कैसे यूज़ किया जाए, तो उसने अपने पार्लियामेंट में अपने ही किसी बंदे के थ्रू वहाँ पे आग लगा दी। आग लगने की वजह से उसने सोचा कि ये किसी एनिमी का काम है और इट्स अटैक ऑन जर्मनी। तो ये इसकी पब्लिकली ये अनाउंसमेंट हो गई और उसने कुछ नारे दिए जिसकी वजह से जर्मनी के लोग हैं जो वो उसकी फेवर में आए। और उसने कहा कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो फायर हुई है, ये इट्स अटैक ऑन जर्मनी। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और एक फायर ऑर्डर जारी कर दिया। फायर ऑर्डर मतलब फायर लगी तो फायर ऑर्डर, जिसमें उसने ये कहा कि अब इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। और इसकी वजह से उसने दंगे जो होने शुरू हो गए, उसने जो सोचा था कि जर्मन रेस है जो वो सबसे सुप्रीम रेस है, इसके अलावा कोई रेस जर्मनी में नहीं रह सकती, तो ज्यूज़ को ऊपर उसने अटैक करने और सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, जिससे काफ़ी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई। उसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो जर्मनी में इसका इमरजेंसी प्रोविज़न का मिसयूज़ हुआ है वो इंडिया में ना हो। तो इंडिया में जब इमरजेंसी प्रोविज़न को डाला गया तो इस काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन। तो सर्टन जो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं, और उसमें अगर 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है कि किस किस चीज़ पे यूनियन ने लॉ बनाना है, किस किस चीज़ पे स्टेट ने लॉ बनाना है, और किस किस चीज़ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो उस 3 लिस्ट प्रोवाइड हैं 7th शेड्यूल में: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन लॉ बनाएगी, उस पर स्टेट नहीं बना सकती। और स्टेट लिस्ट मतलब यूनियन उसमें लॉ नहीं बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बनाएगी। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 246 बड़ा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। उसमें प्रोवाइडेड है कि ये आपको पावर दे रखी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करके कि इस लिस्ट में आप ये टॉपिक्स हैं जो उस पर आप लॉ बना सकते हैं, जो प्रोवाइड हैं 7th शेड्यूल में, जो एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 करके, और डिफरेंट एंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर की गई थी, तो ये लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव का मतलब कि लॉ कौन कौन टॉपिक पे कौन कौन लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट किस किस टॉपिक पे लॉ बना सकती है, या पार्लियामेंट किस किस टॉपिक पे लॉ बना सकता है, या दोनों किस किस टॉपिक पे लॉ बना सकते हैं। अब समस्या जो आई है वो आई है कि कॉन्करेंट लिस्ट की, कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ बनाते हैं उसमें अगर यूनियन लिस्ट में भी अगर यूनियन ने लॉ बना लिया या स्टेट ने लॉ बना लिया तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर्स को जो फेडरेशन, जो हमारा फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है, टॉपिक्स किसको कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से नहीं दिए गए हैं। तो सर्टन ओवरलैपिंग मे बी पॉसिबल सम टाइम। तो
अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर जब की गई थी तो लेजिस्लेटिव की गई थी, एग्जीक्यूटिव की नहीं की गई थी। तो ये समझ लिया जाता है कि एग्जीक्यूटिव भी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा जैसे लेजिस्लेटिव काम करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि लॉ जो बनाए उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूट ही करने हैं। तो एग्जीक्यूट की जो पावर, जो लेजिस्लेटिव की पावर है, वो ही आउटराइटली एग्जीक्यूटिव के पास नीचे चली जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ लॉ। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का। अब आ जाओ नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइड है आर्टिकल 352 में, जो हमें सर्टन ग्राउंड्स बताती है कि इमरजेंसी। पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी थोड़ी सी फिलॉसफी के बारे में, कि नेशनल इमरजेंसी जो जैसे अपने घरों में कुकर होता है, कुकर के ऊपर सीटी होती है, तो समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ये एक सीटी का काम करती है कि वो जो सिचुएशन है उसको लूज़ आउट करने के लिए, कि सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद ये सीटी वैसे की वैसे बंद कर दी जाएगी। तो नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं, जैसे एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन जो है, जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबिलियन बना दिया गया था, और वॉर। 3 ग्राउंड है। पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके 3 जो ग्राउंड थे वो वॉर थे, एक्सटर्नल अग्रेशन था और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के अब आर्म्ड रिबिलियन उसका कर दिया है, वो 44th अमेंडमेंट 1978 में किया था जनता गवर्नमेंट ने। तो उसका कारण ये था कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था, ये बड़ा ऐसा वर्ड था जिसमें कई चीज़ें समा जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने जब अब उसकी गवर्नमेंट थी तो इस पर इमरजेंसी जो लगाई थी 25 जून 1975 में जो लगाई थी, वो उसकी काफ़ी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके केस हुआ, हाई कोर्ट में भी उसके केस चले, और वेरियस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट्स ने अपने डिसीज़न दिए। और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था, ये बड़ा बड़ा अनसर्टन सा वर्ड था और इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब समा जाती थी। तो इसको हटा दिया, और हटाने के बाद फिर ये इसकी वजह से इसको हटाने के बाद जो आर्म्ड रिबिलियन वर्ड यूज़ कर दिया। अब देखा जाए तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में प्रोवाइडेड है। तो आपको ग्राउंड भी पता चल गए हैं कि कौन कौन से ग्राउंड है। तो इसको लगाता कौन है? इसको अपना प्रेसिडेंट लगाता है। प्रेसिडेंट जो अगर देखा जाए तो उसके पास खुद के पास ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर कुछ नहीं है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के कहने पे लगाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में भी आ चुका है कि उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी, प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के कहने पे लगाएगा। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर करता है। तो आउटराइटली अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट को अगर बता दिए जाते हैं तो वो बाध्य होगा। पहले जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से पहले की अगर देखें तो इमरजेंसी प्रोविज़न इतने कभी हुए नहीं थे। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के आने के बाद और उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 होने के बाद कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे इमरजेंसी, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव पहले ऑरली कह देते थे प्रेसिडेंट को कि आपने ये इमरजेंसी लगानी है, प्रोक्लेम करनी है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में वो रिटर्न हो गया कि आपको रिटर्न ही देना होगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी सीक्रेटली आप जाके कुछ भी कह दोगे और इमरजेंसी लग गई और उसका कुछ लेखा नहीं है। तो रिटर्न में आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव रिटर्न में जो है वो प्रेसिडेंट को करेगा और प्रेसिडेंट फिर प्रोक्लेम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। इमरजेंसी लगने के बाद ये 1 महीने तक एप्लीकेबल रहती है। उसके बाद 1 महीने जब टाइम होने से पहले पहले ये पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव करना होता है। अप्रूव ये आपको मैं बता दूं कि पूरी मेजॉरिटी के साथ करना होता है। मेजॉरिटी मतलब आपके पास सिटिंग में
मोर देन 50% जो है वो होने चाहिए मेंबर्स लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। अप्रूव होने के बाद ये इसका टाइम पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। तो ये 6 6 महीने करके आप कितनी टाइम भी इसका टाइम बढ़ा सकते हो, अनलिमिटेड इन। तो पहले तो वो महीना जो पहली बार जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की थी नेशनल इमरजेंसी, महीने के बाद 6 6 महीने करके पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकता है। अगर इसको हटाना है तो हटाने का भी वही है, प्रेसिडेंट इसको फिर ख़त्म कर सकता है अपने ऑर्डर के साथ। और अगर पार्लियामेंट भी इसको ख़त्म कर सकता है, उसके लिए 1/10 मेंबर की ज़रूरत है और वो ख़त्म कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी शुरू से ही थोड़ी सी लाइमलाइट में रही है, क्योंकि जब 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको लगाया था और वो 21 मार्च 1977 तक चली थी, तो इससे काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई थी। क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर होती है पंजाब में या हरियाणा में, तो क्या हम सारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? या फिर कुछ छोटे से पार्ट पे इमरजेंसी लगी है, तो क्या हम उसको ध्यान में रखते सारे इंडिया पे इमरजेंसी लगा देंगे? तो पहले तो 42 अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कर दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में अगर कुछ चीज़ें हुई हैं इमरजेंसी के लायक कि इमरजेंसी लग सकती है, तो सारे इंडिया पे लगाएं, या आप किसी पार्ट पे भी लगा सकते हो। और अगर किसी पार्ट में ऐसा कुछ है तो आप पूरे इंडिया पे भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब जो प्रेजेंटली अगर किसी पार्ट में लगाना चाहते हो तो आप पार्ट में भी लगा सकते हो, और अगर किसी पूरे इंडिया में भी लगाना चाहते हो क्योंकि उस पार्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पूरे इंडिया में भी लगा सकते हो। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि फेडरेशन जो जैसे सारी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स को का ध्यान यूनियन ने रखना है। अब हम हमारे इंडिया में फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट है कि सारी छोटी छोटी स्टेट्स अपनी बनाई हुई है, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, अपने लॉ वो खुद बनाते हैं और सारी चीज़ें वो खुद करते हैं। टैक्स का सिस्टम करते हैं, उनके अपने पब्लिक सर्वेंट रखे हुए हैं, अपना जो भी उनका स्ट्रक्चर है स्टेट्स का, वो अपना अपना है। लेकिन जब एक्सटर्नल अग्रेशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जब एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, वॉर की सिचुएशन होगी या इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ये फेडरेशन हमारी एक स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमें एक यूनिट एज अ यूनिट काम करना होगा। तो यूनियन की सारी जो इसकी मेरा समझाने का मतलब इसलिए था क्योंकि आफ्टर इमरजेंसी ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अब पार्लियामेंट स्टेट जो लिस्ट हैं जो मैंने बताई थी उस पर भी लॉ बनाएंगे, तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो सारे एक्साइज करेंगे, वो भी पार्लियामेंट एक्साइज करेगा कि पार्लियामेंट ने कैसे करना है। तो अब नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है 352 आर्टिकल 352 आर्टिकल में ये दी हुई है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को हम कभी भी स्टेट इमरजेंसी नहीं कहेंगे। उसका कारण है, स्टेट इमरजेंसी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है। ये सिचुएशन ऐसी होती है जो अब देखा जाए तो किसी के घर में इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी के ऊपर केस हो सकता है, उसके ऊपर लीगल इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन स्टेट के ऊपर कभी भी इमरजेंसी नहीं होती है। स्टेट के ऊपर हमेशा प्रेसिडेंट रूल होता है। और प्रेसिडेंट क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, तो उसने ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि कौन सारी स्टेटें जो नीचे गवर्नर हैं, गवर्नर सारी स्टेटों में अपने अपने जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नज़र रखें और उसको रिपोर्ट करते रहें। तो जब स्टेट गवर्नमेंट कोई यूनियन के
डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई सरकार नहीं चला रही है, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या यूनियन की वो डायरेक्शन नहीं मान रही है। तो ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 ये कहता है कि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स गवर्नमेंट को उनका ध्यान दे कि वो सारियाँ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चले। उधर आर्टिकल 365 क्या कहता है कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चलती हैं, जहाँ वो यूनियन की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 356 में ये प्रोक्लेम करे प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल आपको पता चल गया कि एज सच कोई ग्राउंड नहीं है, ये कुछ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में गड़बड़ आ गई है, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। तो प्रेसिडेंट रूल किसके कहने पे लगाता है प्रेसिडेंट? ये गवर्नर के कहने पे भी लगा सकता है और अदरवाइज भी लगा सकता है। अब देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्रेसिडेंट रूल का? प्रेसिडेंट रूल का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी यूनियन के पास चली जाती है, या तो वो डिज़ोल्व हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, और या फिर वो सस्पेंड हो जाती है। अब उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो भी पार्लियामेंट के पास चली जाती है। वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। उसके बाद इसके फिनेंशियल जो होते हैं सारे स्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 268 टू 279, उसमें जो स्टेट्स के और यूनियन के डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो टैक्स की, वो सारी अब प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब उसको प्रेसिडेंट देखेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव देखेगी कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो देखा जाए तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियली तीनों इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो पहले तो मैं बता दूं ये 2 महीने के लिए रहता है। उसके बाद फर्दर इसको टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए वो वैसे ही पार्लियामेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो स्पेशल मेजोरिटी है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है प्रेसिडेंट रूल में। सिंपल मेजोरिटी के साथ आप 6 महीने और इसको आगे बढ़ा सकते हो, और 6 महीने करके आप 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और लेकिन अगर साल बाद बढ़ाना है, अगर मान लीजिए 6 महीने और एक टाइम में बढ़ा दिया, 6 महीने और बढ़ा दिया और 1 साल हो गया, अब साल के बाद बढ़ाना है, तो आपको ऐसे नहीं बढ़ा सकते। आपके पास 2 कारण होने चाहिए। पहला कि इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी चल रही है, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल साल के बाद बढ़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। दूसरा कारण कि उस स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाने थे और इलेक्शन कमीशन के कहने पे कि वहाँ पे इलेक्शन होने पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ज़रूरी है। तो साल का जो वो टाइम है वो तभी बढ़ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है और इसका जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसमें, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट कोई इलेक्शन हुए हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के, और वहाँ पे जो सरकार अभी तक बन नहीं पा रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटी इस वजह से हैं क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनके पास सफिशेंट मेंबर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हैं या हैं। इस ग्राउंड को ध्यान रखते हुए प्रेसिडेंट रूल लग रहे थे। लेकिन उसके बाद एसआर बोमाई वाला एक केस सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें स्पेशल डायरेक्शन दी गई कि आपने सबसे पहले 10 दिन का स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देना है कि आप फ्लोर टेस्ट लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो बन पा रही है या बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर ही आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही नेशनल इमरजेंसी के लिए जो केस मिनर्वा मिल्स वाला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वो सारी चीज़ें लगाने वक्त और इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू में रहेंगी। आप ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी ऐसे ही लगा देंगे। जो इंदिरा गांधी का जो टाइम था उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें में बदलाव आया। ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल में एसआर बुमई का केस है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में मिनर्वा मिल्स वाला केस है। तो आप उन दोनों केसों को पढ़ सकते हो। तो तीसरा जो कंसेप्ट है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे नहीं लगी है। एक बार टाइम आया था थोड़ा सा 1991 में, जब हम प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आए थे। तो हमारे पास इसका ग्राउंड यही है कि हमारे क्रेडिट में हमारा क्रेडिट कुछ नहीं रहा, और ये जो लगाई जाती है ये प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है, और इसका टाइम वही 2 महीने तक रहता है, और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार पार्लियामेंट ने बढ़ा दी तो ये लंबे समय तक वैसी रहेगी। और उसके बाद इसमें सबसे जो इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी पड़ता है। वो ये है कि इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी पे जो है वो कम हो जाती है, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी पे कम हो जाती है। ये इम्पैक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे पड़ता है अगर ये लगाई जाए तो यही है। इसमें कोई ज़्यादा फाइनेंशियल इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा है नहीं है। ये आप आर्टिकल 360 को पढ़ सकते हो। तो बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड जो नेशनल इमरजेंसी थी, जो अक्सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जुडिशल सर्विसेज में क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो पहली बार जो लगा था वो पंजाब में लगा था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पंजाब में जो दूसरों के लिए 3 साल की तय हुआ है, वो पंजाब के लिए 5 साल है, कि 5 साल लगातार प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे रह सकता है। तो डेट्स ऑल, ये इमरजेंसी जो प्रोविज़न है वो सारे हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको डीपीएसपी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। डीपीएसपी हमने जो लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल तक हैं। और अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो ये पार्ट 4 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 37 को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको ये चीज़ गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी है कि ये उनकी गवर्नेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये पहले तो ये जस्टिफिएबल नहीं है। आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये डिपेंडेंट अपॉन उनकी इंडिया की इकॉनमी के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो डीपीएसपी लेके आ सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, लेकिन डीपीएसपी है ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरह ही हैं, लेकिन ये सोसाइटी के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी के भले के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के थ्रू आपको मिलती हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ड्यूटी डालती है गवर्नमेंट्स के ऊपर कि आपको ये काम करने होंगे। क्योंकि फंडामेंटल राइट में आप कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंट को वो रोकते हैं कि आपको ये काम नहीं करने, एक्सेप्ट आर्टिकल 15 में एक प्रोविज़न है, और 15(3) जो ये कहता है कि आपको ये काम करने हैं। तो ये डीपीएसपी ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, ऑब्लिगेशन डालते हैं कि आपको ये काम करने हैं, जिसमें आपने जो सारे रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए साझे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और ये किसी एक आदमी के पास ना सेंट्रलाइजेशन ना हो इस चीज़ की। और जो आपके आर्टिकल्स हैं, आप आर्टिकल आप इसमें पढ़ सकते हो खुद भी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता था, तो इतना सफिशिएंट है डीपीएसपी में। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में दिया गया, जो 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, तो वो बेस्ड था स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर। तो अभी पहले जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जब 42 अमेंडमेंट 1976 में जब ये डाले गए थे, तो तब ये 10 थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अब 11 हो गई हैं। अभी लेटेस्ट जो आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन डाला गया था, उसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी और डाली गई है, जो लास्ट में है 51A, जो आर्टिकल इससे डील करता है, उसमें लास्ट में 11वां जो पॉइंट है। तो अब तक काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस हुई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, कि राइट जो ये जो टैक्स है, जो अपने टैक्स पेयर हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी में डालना चाहिए कि टैक्स दें, इन्वायरमेंट को थोड़ा साफ़ रखें, ये भी डालनी चाहिए। और कुछ कुछ और चीज़ें थी जो ये इस पे समय समय पर होती रही हैं डिस्कस, कि ये चीज़ें डालनी चाहिए। जैसे वर्मा कमेटी एक बनी थी लेटेस्टली, जो जिसमें टैक्स के रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी के डाला गया था, कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में डाल देना चाहिए कि टैक्स भरना हर बंदे की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अभी तक डाला नहीं है, उस पे ऊपर कंसीडरेशन नहीं हो पा रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से ली है, यूएसएसआर से। तो इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि जो आर्टिकल दिए हुए हैं वो आपने खुद देखने हैं। मैं आपको कंसेप्ट बेस्ड और कहाँ कहाँ से जो चीज़ें ली गई हैं वो बता सकता हूँ। तो यही चीज़ें हैं इन तीनों में। और अगली क्लास में आपको